नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। आज हम बात करने वाले मुद्दे बनाम सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामों और नारों के बीच में दिखाई पड़ा, जिसमें मुद्दे भी थे और सियासत भी। विपक्ष ने एक के बाद एक मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सबको चौंकाया भी। हंगामे और शोरगुल के बीच अनुपूरक बजट को हरी झंडी दे दी गई। इन तमाम घटनाओं और फैसलों के बीच में बजट सत्र का तीसरा दिन किसके पक्ष में गया और आगे के लिए क्या संकेत छोड़ गया, आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के बाद ही कांग्रेस विधायकों ने भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को लेकर करीब 20 मिनट तक हंगामा किया। सदन में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संशोधन विधेयक को लौटाने की सूचना देने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने सवाल किया कि जब राज्यपाल ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो फिर राज्य सरकार श्रेय क्यों ले रही है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताकर भू राजस्व बिल को कैबिनेट में पास करने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। दूसरी ओर राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि सरकार ने संविधान के मुताबिक ही काम किया है। विधानसभा ने जिस संपत्ति को गवर्नर साहब के पास भेज दिया, उस संदर्भ में आप निर्णय कैसे कर सकते हो? ये तो गवर्नर साहब को निर्णय लेना है ना कि भाई ये बिल हम दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो किसको वापस भेजेंगे? कैबिनेट को नहीं, वो विधानसभा को वापस भेजेंगे। कोई भी विधेयक सदन में लाने के पहले कैबिनेट से पारित होकर के आता है, और इसलिए यदि किसी विधेयक को वापस करने की सरकार की मंशा है, जन भावनाओं को देखते हुए, तो उसे पहले कैबिनेट में ही पारण करना होगा और उसके बाद विधानसभा में लाया जाए। इसके बाद तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सीएम रमन सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सबको हैरान कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने 14वें वित्त आयोग की राशि को लेकर ये नोटिस दिया। उनके मुताबिक विधानसभा सत्र की अधिसूचना 9 जनवरी को जारी होने के बाद 4 फरवरी को 14वें वित्त आयोग की राशि वापस करने का नीतिगत निर्णय सदन के पटल में रखे बिना बाहर घोषित करने से सदन की अवमानना हुई और ये सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है, जबकि सरकार ने इसे खारिज किया। 14वें वित्त आयोग की राशि का जिस तरह पहले आवंटन करने का निर्णय दिया और उसके बाद सदन की कार्रवाई की तिथियों के तय होने के बाद अपने आप उसको वापस भी ले लिया, इस बात पे सदन की अवमानना की नोटिस दी गई। तो सूचना उनका मामला है, अब इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है, और वो अधिकार तो सबको है देने का, और अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, उस पर क्या विचार करेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन मनरेगा भुगतान में देरी को लेकर पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर भी विपक्ष के निशाने पर रहे। इसके जवाब में चंद्राकर ने कहा कि भुगतान संबंधी शिकायतें मिली हैं, केंद्र से आवंटन मिलते ही लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग में खरीदी में अनियमितता मामले में भी सवालों की झड़ी लगा दी। दोनों ही मामलों में मंत्री के जवाब से संतुष्ट कांग्रेसियों ने सदन से वॉकआउट किया। 5-5 सालों से मनरेगा का भुगतान नहीं कर रही सरकार, ये मजदूरों की क्या हालत होगी? जो मजदूर रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है, रोज पानी पीता है, वो कैसे जिंदा रहेगा? उन्होंने मनरेगा के भुगतान पर बहिर्गमन किया। मैंने स्वीकार किया कि इस साल मनरेगा के भुगतान बाकी है। 14, 15 और 15, 16 के कोई भी भुगतान बाकी नहीं है। मैं आज भी आपके सामने विश्वास से कह रहा हूँ। विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट और जबरदस्त शोर के बीच ही सरकार ने बुधवार को 1412 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित करा लिया। सभा में चतुर्थ अनुपूरक अनुमान आज ये प्रस्तुत हुआ। उसमें सबसे बड़ा प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है, जिसमें चतुर्थ अनुपूरक में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नरेगा के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जिस तरह से अब तक घटा है, उससे इस बात के पूरे आसार है कि सत्र में आगे भी शोर शराबा मचता रहेगा। तो चलिए हम आपको ये जो रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से सदन में पूरी कार्यवाही हुई है और इस पूरी कार्यवाही के दरमियान जो 3 प्रमुख बातें निकलकर सामने आई, जिससे आने वाले वक्त में सरकार की मुश्किलें कैसे और कौन से मुद्दे बढ़ा सकते हैं, इसकी एक झलक भी देखने को मिली। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यनारायण शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और सदन में भी आपने इनको देखा होगा मुद्दों को उठाते हुए और तरीके से सरकार की जो घेराबंदी किलेबंदी की जा रही है उसमें इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। साथ में शिरीष मिश्रा जी हैं हमारे साथ, डेप्यूटी एडिटर IBS24। आप दोनों का इस चर्चा में इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से विशेषाधिकार हनन को लेकर आज सब हतप्रभ रह गए, चौंक गए, ये जिस विषय को लेकर उठाया गया कितना गंभीर है? देखिए, गंभीर तो है। सदन में सदन के नोटिफिकेशन होने के बाद में किसी भी विषय वस्तु का उजागर करना ये एक विशेषाधिकार भंग की सूचना का प्रकरण बनता है। सरकार को या किसी भी पदाधिकारी को जो कुछ भी कहना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसको सदन में कहना चाहिए, उसके बाहर कहने का अधिकार नहीं होता। ये सदन के नोटिफिकेशन के जारी होने के पहले दिन से ये नियम लागू होता है, लेकिन सरकार परवाह नहीं करती। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो राजस्व बिल लाए थे आदिवासी भाइयों के खिलाफ में था, वो बिल विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल को गया, राज्यपाल ने उसको लौटा दिया। इस बीच में सरकार ने कैबिनेट में बात करके कह दिया कि हम इसे वापस लेते हैं। सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। वो ये बिटवीन द गवर्नर एंड बिटवीन द विधानसभा ये कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है, ये पत्राचार चल रहा है, ये प्रक्रिया के तहत है। सरकार बीच में कहां से टपक गई? बीच में सरकार ने बोल दिया कि इसे वापस लेते हैं। ये विशेषाधिकार का भंग का सूचना ये भी बनती है, भंग की सूचना। इसमें विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने मंशा पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो हमने तमाम सबलों के बयान निश्चित तौर पर मंशा पर, इसलिए इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये नियमों की अनदेखी है या अपनी छवि को ज्यादा बेहतर उजला दिखाने की कोशिश है? ये लगातार होता, इस बिल का विरोध था, क्या इसमें आपको ज्यादा नजर आया? देखिए, बात तो स्पष्ट ये थी कि इस बिल विधेयक का विरोध न तो आज भाजपा के आदिवासी विधायकों ने किया न मंत्रियों ने किया, वे खामोश थे। क्यों खामोश थे साहब? अगर आदिवासियों के हितों के विरुद्ध में कुछ बात हो रही है, क्यों होने दिया उन्होंने? कैबिनेट में किस बात के लिए बैठते हैं मंत्रीगण, आदिवासी मंत्री? तो ये दुर्भावनावश मेलाफाइड इंटेंशन उनका था। ये उजागर हुआ आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासी कैसे हड़पें, इसकी प्लानिंग थी जो सफल नहीं हो पाई। आदिवासी भाइयों के विरोध के कारण और कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण इन्हें बिल वापस लेना पड़ रहा है। और ये बिल वापस सरकार नहीं ले सकती, राज्यपाल ने बिल लौटाया है, विधानसभा के अंदर लौटाए गए बिल की सूचना आ गई है और अब सरकार नए सिरे से इसे किल करे और ये खत्म हो जाए विधेयक, और उनको जो कुछ भी करना है अगली बार वो नए सिरे से कहें। शिरीष जी, ये जो पूरी जो कार्यवाही चल रही है सदन के भीतर और उसमें विपक्ष का अब की बार जैसा तेवर है, बल्कि इससे भी ज्यादा आक्रामक अपेक्षित है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो आने वाले समय में इसी सत्र में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? इससे भी पहले जरूरी है कि सरकार नियमों के तहत जिस तरह काम करने का दावा करती है, विपक्ष इसमें कह रहा है कि नहीं, नियमों के तहत नहीं, आप चीजों को मैनिपुलेट करके, मंशा पर सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। इस पूरे चीज में, इस पूरे प्रकरण में जो दो अहम बातें निकलकर सामने आती हैं कि क्या ये नियमों की अज्ञानता है, अपने अनुसार अपने फेवर में इन चीजों को यूज करना है, तो आने वाले समय में क्या विपक्ष के बीच में, सत्ता पक्ष के बीच में इसी मुद्दे को लेकर डिबेट देखने को मिलेगी, बहस देखने को मिलेगी, वॉकआउट देखने को मिलेगा? देखिए, नियमों का ज्ञान होना और नियमों की अज्ञानता, दोनों चीज़ें जो है वो इस मामले में
उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से सरकार अभी भी ये बोलती है कि वो आदिवासियों की जमीन वाला जो राजस्व संशोधन विधेयक है वो उनके हित में था, लेकिन हम समझा नहीं पाए। इसका मतलब है कि सरकार ये मानने तैयार नहीं है कि इसमें कहीं नियमों की अनदेखी हुई है। सरकार सिर्फ ये बोल रही है कि हम उनको समझा नहीं पाए। अब ये तो हो गया एक मामला जिसमें सरकार ने एक तरह से यू टर्न लिया, जिसको विपक्ष बोल रहा है यू टर्न लिया। दूसरा मामला आता है 14वें वित्त आयोग की जो पैसा है पंचायतों का वो टावर लगाने के लिए, उसको जब विरोध होता है तो फिर सरकार को उसमें भी पीछे हटना पड़ता है। सरकार का कहना पड़ता है कि हम इसमें नहीं लेंगे। तो सवाल ये है कि इतनी सब चीज़ों की जल्दबाजी किस संदर्भ में हो रही है। जैसे सरकार का ये कहना था कि आदिवासियों की जमीन के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, तो क्या ये 14 साल में सरकार को समझ में नहीं आया कि 14 साल से अटके हुए हैं? अभी चुनावी वर्ष में सरकार को समझ में आ रहा है, और खास तौर पे तब जबकि बीजेपी की आदिवासी इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है। खास तौर पे सरगुजा और बस्तर का इलाका आप देखें, वहाँ पे बीजेपी बहुत खराब स्थिति में है, जो पिछला विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया। अब ऐसी स्थिति में या तो सरकार के जो बोलना चाहिए अधिकारी हैं, जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि वो सरकार को बताते हैं, सरकार को अपना एडवाइस देते, उन अधिकारियों ने इस चीज को नहीं देखा और उसके बाद सरकार को उसमें बैकफुट पे आने पड़ा। जैसे सत्यनारायण शर्मा जी ने बोला कि ये मामला चूंकि सदन और राज्यपाल के बीच का है, जिसमें सरकार कहाँ से आ गई। बात एकदम सही है कि और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बड़ी लगातार अप्रिय स्थिति बनती जा रही। लगातार 2 मामले ऐसे हो गए हैं जिसमें सरकार लगातार बैकफुट पे आ रही। चुनावी वर्ष है, जनवरी खत्म हो चुकी है, फरवरी चल रहा है, मुश्किल से 8 महीने बचे हैं चुनाव में जाने के लिए। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी स्थितियां लगातार बनेंगी, ऐसे मतलब सरकार को बार बार पीछे हटना पड़ेगा कुछ चीजों को लेके, तो वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता। शर्मा जी, जैसे आप या विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष के मंसूबे कुछ मामलों में ठीक नहीं है और उनकी ये जो चूक है, उनकी जो गलतियां हैं, इनको बार बार यू टर्न लेने पर विवश करेंगे। ऐसी सत्ता पक्ष का भी एक आरोप विपक्ष पर हमेशा रहा है कि आप बात नहीं करना चाहते, आप मुद्दे उठाते हैं और वॉकआउट कर देते हैं, और जनहित से इनका सरोकार नहीं है। जो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं वो उनके सदस्य उठा रहे हैं, ये आज भी कहा गया। सवाल इस बात का उठता है कि सरकार कुछ भी कहे, इस संख्या बल के आधार पर कुछ भी कह सकती है। हम ये एक बात पूछना चाहते हैं सरकार से कि टावर लगाने वाली बात थी, बीमा कंपनियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का कृत्य सरकार ने किया है। 14वें वित्त आयोग का पैसा, पंचायतों का पैसा पंचायतों के खातों में चला गया था, उस पैसे को किस अधिकार के साथ विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने। ये टावर कंपनियां सरकारी पैसे से टावर लगवाना चाहती हैं और बिल चार्ज और उपभोक्ता से चार्ज करेंगी, तो दुगना लाभ सरकार क्यों पहुंचाना चाहती बीमा इनको ट्रैवल कंपनियों को? यहाँ सरकार की चूक है, सरकार की अनदेखी है, सरकार के अधिकारी क्या देखते हैं। तो विपक्ष का इस पर विरोध और पुरजोर विरोध इस तरह से जारी रहेगा। जारी रहेगा, और जहां जहां सत्ता पक्ष गलत काम करने का आदी होगा वहां हम डट कर विरोध करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर ये बजट सत्र, और बजट सत्र में सत्ता पक्ष के लिए अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। बजट लाने से पहले और बजट आने के बाद में विपक्ष का तेवर ये बताने के लिए पर्याप्त है, काफी है कि आने वाले समय में सत्र में क्या क्या और किन किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। नजर हमारी बनी है, आप दोनों का शुक्रिया। जो कुछ भी दिन भर होता है उसको हम शाम को समेकित करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप दोनों का धन्यवाद, और साथ ही साथ इस पर नजर हमारी बनी, आप हमारे पर नजर बनाए रखें। नमस्कार। धन्यवाद।